तो नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, आज मैं उपस्थित हुआ हूं आपके साथ एक और नया विषय लेकर जो कि वसीयत से संबंधित है। वसीयत के संबंध में आज इस वीडियो में डिटेल में जानकारी दी जाएगी कि वसीयत किस प्रकार से लिखी जानी चाहिए और वसीयत के गवाह कौन हो सकते हैं, वसीयत के गवाह में कौन सी सावधानी रखनी चाहिए तथा वसीयत लिखते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और यह वीडियो यदि आपको उपयोगी लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दर्शकों, वसीयत के संबंध में कई लोगों के मन में कई प्रकार के भ्रम रहते हैं और उन सभी भ्रम को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से दूर करने वाला हूं। तो सबसे पहली बात तो यह है दर्शकों कि कोई व्यक्ति यदि किसी संपत्ति का वसीयतनामा अपने पक्ष में लिखवा लेता है तो केवल वसीयतनामा लिख देने से वह व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक नहीं बन जाता है। और इसी संदर्भ में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात जो है वह यह है कि वसीयतनामा जो है किस प्रकार से और किस संपत्ति का निष्पादित किया जाना चाहिए और वसीयतनामा प्रमाणित करने के लिए कौन कौन से आधार हो सकते हैं। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वसीयत कौन कर सकता है। तो देखिए, वसीयत करने के लिए कोई भी व्यक्ति जिसके नाम पर कोई संपत्ति है और वह व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक है, वह व्यक्ति उस संपत्ति की वसीयत कर सकता है। लेकिन पैतृक संपत्ति की वसीयत कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। अर्थात पैतृक संपत्ति में जितना उसका हिस्सा है उतनी ही वह वसीयत कर सकता है। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के नाम पर जो मूल पुरुष है उसके नाम पर जो है पैतृक संपत्ति दर्ज है तो वह पूरी संपत्ति उस मूल पुरुष की नहीं रहती है। अर्थात परिवार के कर्ता व्यक्ति की वह संपत्ति नहीं रहती है। उस संपत्ति में परिवार के सभी लोगों का हिस्सा रहता है। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जिसके नाम पर पैतृक संपत्ति दर्ज है वह व्यक्ति अपने हिस्से तक ही उस संपत्ति की वसीयत कर सकता है। दूसरी बात, स्व अर्जित संपत्ति की कोई भी व्यक्ति वसीयत कर सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वसीयत किस प्रकार से लिखनी चाहिए तथा वसीयत के कौन कौन लोग गवाह होने चाहिए। तो देखिए, जहाँ तक संभव हो सकता है वसीयत जिस संपत्ति के संबंध में लिखी जा रही है उस संपत्ति का विवरण स्पष्ट रूप से उस वसीयत में लिखना चाहिए। लेकिन उस संपत्ति के अलावा बाकी की जो बातें लिखनी रहती है उस वसीयत में वह अति सारगर्भित और संक्षिप्त में लिखनी चाहिए। क्योंकि यदि वसीयत में अन्य बातों को डिटेल में लिखा जाता है अर्थात विस्तृत रूप से लिखा जाता है तो ऐसी स्थिति में उन सभी बातों को प्रमाणित करने का भार जो रहता है वह वसीयत ग्रहीता के ऊपर रहता है। और ऐसी स्थिति में यदि उन बातों को वसीयत ग्रहीता प्रमाणित नहीं कर पाता है तो वह वसीयत प्रमाणित नहीं होती है और ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जिसके पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया गया है वह उस संपत्ति से वंचित हो जाता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वसीयत में संपत्ति का विवरण स्पष्ट और डिटेल में लिखना चाहिए अर्थात विस्तृत रूप से लिखना चाहिए। लेकिन बाकी की जो बातें रहती है उसको अत्यधिक विस्तार पूर्वक नहीं लिखते हुए संक्षिप्त में और सारगर्भित लिखना चाहिए। अब देखिए, वसीयत की एक और महत्वपूर्ण बात होती है जो कि वसीयत का मूल आधार होती है। वह है कि वसीयत के जो गवाह होते हैं वह गवाह कौन होने चाहिए। तो देखिए, वसीयत के जो गवाह होते हैं वे गवाह ऐसे गवाह होने चाहिए जो कि वसीयत को प्रमाणित करते समय अर्थात जब साक्ष्य के रूप में उनकी आवश्यकता पड़े तब वे लोग उपस्थित हो सके तथा वे किसी के बहकावे में न आए तथा उन पर किसी प्रकार का दबाव प्रभाव न पड़ सके। इस प्रकार के लोगों को
वसीयत के गवाह बनाना चाहिए। गवाह के संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, मृत्यु कभी भी किसी की हो सकती है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो वसीयत के गवाह है उनकी उम्र जो है वसीयत करने वाले व्यक्ति से अधिक नहीं होनी चाहिए। और मेरा जहाँ तक मानना है, वसीयत के गवाह की उम्र जो वसीयत करता है उससे कम से कम 1.5 गुना कम होनी चाहिए। अर्थात यदि वसीयत करने वाला व्यक्ति 60 वर्ष का है तो वसीयत के गवाह 40 वर्ष के होने चाहिए। क्योंकि यह होता है अक्सर कि यदि हमने वसीयतकर्ता की उम्र के गवाह को वसीयत के गवाह बना लिया है तो कई बार ऐसा होता है कि वसीयतकर्ता जो रहता है उसकी मृत्यु नहीं होती है, उससे पहले ही यदि गवाह की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वसीयत को प्रमाणित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वसीयत के गवाह जो रहते हैं वह वसीयतकर्ता की उम्र से कम उम्र के होने चाहिए। वसीयत की एक और विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि वसीयत लिखते समय गवाहों को उस वसीयत की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए और जो गवाह अर्थात साक्षीगण उस वसीयत के हैं उन लोगों को उस वसीयत को पढ़कर सुनाना चाहिए और उस वसीयत को समझाना भी चाहिए कि इस वसीयत में किस बात का उल्लेख किया गया है और कौन कौन सी संपत्तियां जो है वसीयत ग्रहीता को प्रदान की गई है, ताकि वे गवाह जब न्यायालय में उस वसीयत को प्रमाणित करने के लिए उपस्थित हो तो वे वहां पर इस बात से इनकार न करें कि उनको उस वसीयत की इबारत के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। साथ ही साथ वसीयत किसके द्वारा लिखी गई है यह जानकारी भी गवाहों को दी जानी चाहिए। वसीयत लिखते समय एक विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि वसीयत की जाने वाली संपत्ति है वह शामलाती संपत्ति है तो ऐसी स्थिति में जो वसीयतकर्ता को संपत्ति प्राप्त हुई है उस संपत्ति का पृथक पृथक विवरण लिखना चाहिए और यदि उसका खसरा नंबर 1 ही है तो उसमें किस दिशा का भाग वसीयतकर्ता को प्राप्त हुआ है, उसकी चतुर्थ सीमा अर्थात चारों तरफ की भूमि किस व्यक्ति की है उसका विवरण हमें उसमें अवश्य लिखना चाहिए। देखिए, वसीयत जो रहती है वह आवश्यक नहीं है कि रजिस्टर्ड होनी चाहिए, लेकिन वसीयत को जहां तक हो सके रजिस्टर्ड या नोटराइज्ड करवा लेना चाहिए। आज के वीडियो में दी गई जानकारी की कौन सी बात आपको अच्छी लगी आप कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साथ यदि आपका वसीयत के संबंध में कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।